वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जो हमारे ये क्वेश्चंस है ये सारे के सारे सेल डिवीज़न से हमने लिए हैं। सेल डिवीज़न चैप्टर जो है हमने कुछ इसमें पिछले लेक्चर्स में किया भी था। तो सेल डिवीज़न का यहाँ पर हम देखने वाले हैं किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, वो चीज़ें आपको देखना है सेल डिवीज़न के अंदर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, विच वन कनेक्टेड विद द सेल डिवीज़न, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो सेल डिवीजन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए वाला जो दे रखा आपको दे रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम या माइक्रोट्यूबल। आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या पार्टिसिपेट करता है, क्या नहीं करता। पेरोक्सिसोम भी नहीं करता, राइबोसोम इसमें नहीं होता, माइक्रोट्यूबल करते हैं। माइक्रोट्यूबल आपने देखे ना, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोट्यूबल्स जो बनते हैं, यानी कि माइक्रोट्यूबल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और ये यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेल डिवीजन इनिशिएटेड बाय। सेल डिवीजन की शुरुआत इनमें से किसके द्वारा होती है, कौन करता है शुरुआत, इनिशिएशन कौन करता है। पहला दे रखा सेंट्रोसोम, दूसरा दे रखा सेंट्रियोल, तीसरा दे रखा सेंट्रोमियर और चौथा दे रखा है क्रोमोमियर। बताइए इनमें से कौन करता है। तो आपको पता है कि सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम एक्चुअल में सेंट्रोमियर जो होते हैं, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, यानी कि इस तरीके का अगर अरेंजमेंट है, एक ये सेंट्रियोल है और दूसरा सेंट्रियोल ये है, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल के यानी कि सेंट्रोसोम कहते हैं। तो सेंट्रोसोम, इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम वाला, क्योंकि पहले इस तरीके का सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में सेंट्रियोल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो पहले सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में सेंट्रियोल अलग अलग होते हैं एनिमल सेल के अंदर, और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर सेल डिवीजन की शुरुआत होती है। तो ये अच्छे से याद रखें और इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंट्रोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, सेल डिवीजन इन ब्लू ग्रीन एल्गी इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट इन, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में किसके जैसा सेल डिवीजन होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी होती क्या है, पहले तो ये ध्यान रखें। आपको पता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है एक बैक्टीरिया है एक्चुअल में, अगर हम देखें, और ये रेड एल्गी हुई, ग्रीन एल्गी हुई, ब्राउन एल्गी हुई, ये सब क्या है, ये प्लांट्स हैं, सारे के सारे क्या है, प्लांट्स हैं। तो यानी कि इसके ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो बैक्टीरिया के जैसा होता है थोड़ा। तो ध्यान रखें सेल डिवीजन इसके अंदर कैसा होता है। तो 1067 का जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला डी वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया। ठीक, अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द स्पिंडल एपेरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल एपेरेटस का फॉर्मेशन कौन करता है, इनमें से क्या क्या है ऑप्शन, क्रोमोसोम्स है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है या काइनेटोसोम है। स्पिंडल एपेरेटस का मतलब क्या होता है, यानी कि आप जानते हैं कि ये अपोजिट पोल से एक सेल आपने ले ली इस तरीके से, एक पोल ये है आपका, दूसरा पोल ये है, यहाँ पर जो आपके है यहाँ से एस्टर निकलते हैं, इस तरीके से एस्ट्रल रेज निकलती है अपोजिट पोल्स में अगर हम सेंट्रियोल से बात करें, और सेंट्रियोल से इस तरीके से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, और स्पिंडल फाइबर के बाद में यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस तरीके से काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पर 1068 जो है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, काइनेटोकोर। एक्चुअल में काइनेटोसोम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम तो सेंट्रियोल से होता ही है, पर आंसर क्या है यहाँ पर, क्रोमोसोम से काइनेटोकोर से जुड़ता है। उसके बाद में सारे एपरेटस को हम क्या कहते हैं, इसको पूरे एपरेटस को हम कहते हैं स्पिंडल एपरेटस। ध्यान रखना है। तो सेल डिवीजन के द्वारा स्पिंडल एपरेटस में क्या होगा, काइनेटोकोर फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। अगला देखिए, द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए ऑकर्स इन। न्यूक्लियस का जो डीएनए है उसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, आंसर है G1 फेज, G2 फेज, एस फेज या एम फेज। कौन सा है, आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है एस फेज के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 1007 वाला क्वेश्चन है आपका, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस इन। ये भी इससे रिलेटेड है, यानी कि डुप्लीकेशन कहाँ पर होता है, डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन दोनों का एक ही मतलब है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एस फेज, यानी कि सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद सारे क्वेश्चन फटाफट देखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। 1071 वाला देखना है, द नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स एट G2 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो G2 स्टेज के टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ डीएनए कितना होगा क्रोमोसोम्स के अंदर, कितने नंबर ऑफ डीएनए होगा, तो नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स एट G2। अब देखो, मान लो कि स्टार्टिंग में हमारा जो डीएनए था वो 2C में था, इसका 2C कंटेंट था मान लो, तो इसके बाद में
यानी कि G1 फेज के अंदर 2C था और एस फेज के अंदर वापस क्या होगा, एस फेज के अंदर सेल्स जो होगा, डीएनए जो होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, रेप्लिकेशन, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, डीएनए का कंटेंट जो होगा आपका क्या होगा, डबल होता है। क्लियर, यानी कि डीएनए का कंटेंट, डीएनए का रेप्लिकेशन यहां पर होता है, क्रोमोसोम्स नंबर जो है बराबर रहते हैं, जबकि डीएनए का रेप्लिकेशन यहां पर होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमो, यानी कि आपसे पूछा गया नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम एट G2 स्टेज ऑफ सेल साइकिल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर पूछा गया 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा या 8 होगा। तो 2C कंटेंट में अगर हम देखते तो आपका क्या हो जाता है, 4C आपका आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर 4। अगला देखिए, द डिसीजन फॉर डिवीजन ओकर्स इन ए सेल 8, यानी कि कहाँ पर जो सेल है डिवाइड लेने का फैसला करती है, डिवीजन आगे लेगी, इसका डिसीजन कहाँ पर करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन क्या है, एस फेज है, G2 फेज है, G1 फेज है, नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, G1 फेज, G1 के अंदर क्या करती है, वो डिसीजन लेती है, उसके बाद में एस फेज में क्या कर लेती है, अगर एक बार डिवीजन हो गई है तो फिर दोबारा क्या नहीं कर पाती है वो, यानी कि एक बार डिसीजन ले लिया, अगर उसका डिवीजन हो चुका है इस फेज में तो दोबारा वो क्या नहीं कर सकती है, अब उसके अंदर ऐसा नहीं कर सकती कि वो डिवाइड ना हो, उसको फिर डिवाइड होना ही पड़ता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, G1 फेज के अंदर वो डिसीजन लेती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 1073 वाला देखिए, ड्यूरिंग इंटरफेज आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, यानी कि आरएनए का और प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन से फेज के अंदर होता है, समझना। इस फेज के अंदर क्या होता है, मेनली डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए के डुप्लीकेशन के दौरान भी कई सारे प्रोटीन्स का और आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ऐसे में हम ये कहेंगे कि जो हमारा G1 फेज है इनके, इसमें कई सारे आरएनए का, यानी कि हम कहेंगे आरएनए का फॉर्मेशन भी होता है इसके दौरान, G1 फेज के दौरान, और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी होगा। तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आपका हो जाएगा। अगला है माइटोसिस रिजल्ट इन, अगला क्वेश्चन है आपका माइटोसिस जो है, माइटोसिस से क्या होता है, पहला ऑप्शन दे रखा रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, क्या क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, तो ये होता है क्या, नहीं होता है, मियोसिस के अंदर होता है। दूसरा दे रखा डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्या क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते, वो क्या होते हैं, बराबर बना रहता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। अगला दे रखा कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर, तो ये सही करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि कांस्टेंट रहते हैं। अगर मान लो माइटोसिस काम क्या करती है, अगर डिप्लॉइड है आपका 2n है तो उससे 2n ही करने का काम करती है, अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, यानी कि हमेशा माइटोसिस से क्या होते हैं, कांस्टेंट बने रहते हैं, वहां पे डुप्लीकेशन नहीं होता है। या फिर इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम भी इंक्रीज यहां पर हो सकती है, पर अगर क्रोमोसोम्स के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्या करती है, कांस्टेंट, यानी कि एक जैसे क्रोमोसोम नंबर बना के रखती है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 1075 वाला, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच दिस फेजेस। तो ये सभी को आपको पता है, सभी पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या फेजेस हो जाएंगे आपको सभी को पता है, प्रोफेज हुआ, मेटाफेज हुआ, एनाफेज हुआ, टीलोफेज हुआ, करेक्ट आंसर इज डी। क्लियर, तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला है बिटवीन माइटोसिस ए सेल इज कोल्ड बी इन द, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि माइटोसिस के बीच में सेल जो होती है वो कहां पर होती है, बिटवीन माइटोसिस ए सेल इज कोल्ड टू बी इन द रेस्टिंग स्टेज, स्लीपिंग स्टेज, एक्टिव स्टेज या नॉन ऑफ दिस। तो आपसे पूछा गया, जैसे आप देखेंगे अगर आपसे यहाँ से आपको पता है कि 95% जो पार्ट है सेल का वो इंटरफेज वाला पार्ट होता है, यानी कि हम ग्रोथ फेज की बात करते हैं, और इंटरफेज के बाद में आपके क्या है, ये वाला माइटोसिस है। अगर दो माइटोसिस के बीच में हम बात करेंगे तो एक सेल क्या है, ग्रोथ फेज के अंदर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि या तो ग्रोथ फेज को और क्या कह सकते हैं, रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। तो ये कैसी होती है, रेस्टिंग स्टेज के अंदर होती है, यहाँ पर सेल जो होती है वो डिवाइड नहीं होती है, केवल क्या करती रहती है, उसकी ग्रोथ होती रहती है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और दूसरे इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक के साथ।